Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start today's current affair discussion. आज के टॉपिक्स जो होंगे डिस्कशन के लिए दे इंक्लूड द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड द HB1AC टेस्ट एंड ऑल्सो पीएम केयर्स फंड. तो आखिर में पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड एक हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये डिस्कशन. सबसे पहला आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी opposition considering no confidence motion to remove the Lok Sabha Speaker बिरला. राइट, तो हमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करना है, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ और बातें भी डिस्कस करी गई हैं, दैट इज लाइक प्रेसिडेंट्स एड्रेस, मोशन ऑफ थैंक्स. ये भी हम इस आर्टिकल में ही साथ में डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज का, कि यहाँ पर जब अपोजिशन जो भी मुद्दे उठाना चाह रही थी, ये क्लेम किया गया है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो अपोजिशन को मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने का. लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इम्पार्शियल नेचर वो यहाँ पर बना के रखें, बट दैट हैज नॉट बीन सीन इन दिस केस एंड दैट इज व्हाई अपोजिशन इज नाउ कंसिडरिंग कि हम एक ऐसा रेजोल्यूशन मूव करते हैं. ये है कॉन्टेक्स्ट इस न्यूज का. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज प्रेसिडेंट्स एड्रेस, सबसे पहले ये देख लेते हैं. तो आर्टिकल नंबर 87 जो है वो एक मैंडेट करता है एक ऐसा स्पेशल एड्रेस जो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में देते हैं. ये एक यहाँ पर स्टेटमेंट या स्पीच कह सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्रायोरिटीज या लेजिस्लेटिव एजेंडा को डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है. एंड यहाँ पर ये या तो कोई भी जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद पहला सेशन जो पार्लियामेंट का होगा तब दिया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर. एंड ये ध्यान रखना है कि ये प्रेसिडेंट देते हैं ये एड्रेस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 87, लेकिन ये ड्राफ्ट कौन करते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू ही ड्राफ्ट किया जाता है. राइट, देन इसके बाद देखते हैं, तो ये आर्टिकल 17 जो स्पेशल एड्रेसेस को मैंडेट करते हैं फर्स्ट सेशन एवरी ईयर एंड द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ये एक जॉइंट सिटिंग में होता है एंड फॉलोड बाय द मोशन ऑफ थैंक्स. इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है. अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी मेजोरिटी प्रूव हो गई है एंड वो अब गवर्नमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. इसका पासिंग एक्ट्स एज द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी टेस्ट, फ्लोर टेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. अब आते हैं मेजर न्यूज पर जो है स्पीकर से रिलेटेड. तो सबसे पहले स्पीकर के बारे में जान लेते हैं कि ये ऑफिस जो है स्पीकर का सबसे पहले कब लाया गया था. क्या ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या कोई ये इंडिजिनस प्रोसेस है या पहले से ही चलता आ रहा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 1921. इससे पहले 1921 में पहली बार ये ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर. इसके बाद 1919 में मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वहां पर इस प्रोसीजर को, इस आई मीन टू से इस ऑफिस को यहाँ पर इंस्टीट्यूट किया गया था. और फाइनली ये बनाया कब गया था, 1921 में बनाया गया था. ठीक है, हाउस ऑफ जो यहाँ पर फर्स्ट स्पीकर है देन कॉल्ड प्रेसिडेंट, यहाँ पर इनको फर्स्ट पहले जो है 1919 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बोला जाता था, तब तक स्पीकर का वर्ड नहीं यूज किया गया था. तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट वाज फ्रेडरिक वाइट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल. फिर 1925 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंडियन को इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट, तो जिनका नाम था विठल भाई जे पटेल. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है. अगर हम फर्स्ट स्पीकर की बात करें तो वो फ्रेडरिक वाइट हैं. आप ये इसको याद कर सकते हैं कि जो वाइट पीपल थे उनका ही रूल था, उनकी गवर्नमेंट थी, तो सबसे पहले वाइट को ही बनाया गया है. दिस इज जस्ट फॉर दी रिमेम्बरेंस, है ना. एंड यहाँ पर अगर हम इंडियन की बात करें तो विठल भाई जे पटेल वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट. राइट, देन इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट थे. देन इसके बाद 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसने नोमेनक्लेचर बदल दिया था. अब 1935 के एक्ट के बाद जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद अब हम उसको क्या बोलने शुरू कर चुके थे, हम उसको स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोलते हैं. राइट, तो हमें यहाँ पर याद क्या करना है, 1919 की जो रिफॉर्म्स थी उन्होंने इस ऑफिस का जो एक प्रोसीजर है वो ले डाउन किया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन किया था. देन 1921 में ये ऑफिस पहली बार बनाया गया, इसको यहाँ पर इलेक्ट किया गया. तो सबसे पहला जो यहाँ पर अपॉइंट किया गया, जो सबसे पहला प्रेसिडेंट है फ्रेडरिक वाइट है, एंड देन उसके बाद है विठल भाई जे पटेल. एंड फिर आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनको हम फादर ऑफ द लोकसभा भी बोलते हैं, उनका नाम क्या है, जीवी मावलंकर.
दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड हियर, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर से जैसे हमने डिस्कस किया, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उनकी पार्टी लाइन है या उनकी पार्टी इंक्लिनेशन है उसको साइडलाइन करके वो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, वो इम्पार्शियलिटी मेंटेन करे। न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल होना चाहिए, बिकॉज वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के क्या होते हैं, गार्जियन होते हैं एंड प्रोटेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एंड अपोजिशन। यही तो मुद्दा उठाया गया है अभी जो लोकसभा है, कि जैसे ही जो अपोजिशन है वो कोई भी जो इशू है उसको रेज करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये अपोजिशन के थ्रू क्लेम आया है एंड ये हम देख भी सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपेक्ट करता है, दिस इज नॉट मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि उनको इम्पार्शियल रहना है। देन दो इलेक्टेड एज अ पार्टी टिकट, द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। तो ये पार्टी टिकट का यहाँ पर क्या है, जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मैंडेटेड है, लेकिन एक कन्वेंशन चलता आ रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उसी का मेंबर यहाँ पर क्या बनता है, स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन बेशक वो मेजोरिटी पार्टी से हैं, लेकिन उनका ऑफिस उनको बाउंड करता है, उनके ऑफिस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका जो माइनॉरिटी और अपोजिशन के भी जो अधिकार हैं वो वहां पर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, राइट। दिस एक्सपेक्टेशन फ्लोज फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। देन स्पीकर के रिमूवल की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 94, पहले तो 93 जो है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों दिया हुआ है। फिर 94 में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिमूवल, तो इसमें और दो प्रोविजंस भी हैं। जैसे सबसे पहला है कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही ना रहे, तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। सेकेंड थिंग इज कि वो खुद से भी रिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो मेंबर हैं चाहे नहीं है, तो अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे। देन उसके बाद एक थर्ड जो क्लोज है, जो यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू, इस न्यूज के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 94 क्लॉज सी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कंडीशन फॉर द स्पीकर रिमूवल है, रेजोल्यूशन मूव्ड इन लोकसभा, इसमें जो लोकसभा में रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा, द मेजर पॉइंट हियर टू डिस्कस इज कि ये राज्यसभा में नहीं मूव किया जा सकता, दिस विल बी मूव्ड ओनली इन दी लोकसभा, बिकॉज जो स्पीकर होते हैं ही इज मैंडेटेड टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये एक रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा बाय एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा। देन उसके बाद यहाँ पर एक 14 डे का नोटिस दिया जाएगा, मैंडेटरी है नोटिस देना, एंड देन रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑल देन मेंबर्स प्रेजेंट, राइट। तो ये हाउस, ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पर जरूरी है स्पीकर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 96 फर्दर स्टेट्स दैट स्पीकर कैन नॉट प्रिजाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। अगर उनके खुद के रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है तो वहां पर स्पीकर उसको प्रिजाइड नहीं कर सकते, ही कैन बी मेंबर, ही कैन बी ही कैन सिट देयर एंड कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, बट वो यहाँ पर वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस भी दे सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कि वहां पर अगर मान लो कि बिल्कुल 50-50 हो गया, बस एक वोट की जरूरत थी फैसला लेने के लिए, तो स्पीकर की वोट कास्टिंग वोट यहाँ पर नहीं मानी जा सकती। इन जनरल स्पीकर की वोट कास्टिंग वोट होती है, लेकिन अगर उनका खुद का रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है तो वहां पर वो कास्टिंग वोट नहीं दे सकते, वो अपना फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकते हैं। वो यहाँ पर he can sit and he can take part in the proceedings but he cannot preside the proceedings, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत बार ऐसे कोशिश करी गई है कि जो ये स्पीकर के पोजीशन है यहाँ से इनको रिमूव करवाया जाए, जैसे जीवी मावलंकर के लिए भी कोशिश करी गई थी, हुकम सिंह के लिए, बलराम जाखड़ के लिए भी कोशिश करी गई, बट अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ये सक्सेसफुली पास हो गया। वाई? बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो स्पीकर है वो मेजोरिटी का मेंबर रहता है, मेजोरिटी पार्टी का मेंबर रहता है, एंड फॉर वोटिंग के हिसाब से वो यहाँ पर जनरली वो मोशन को क्या कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, वो मोशन को डिफीट कर देते हैं, ठीक है। Okay, this was all in this article. Let's move on to the next article. Here it is related to the anemia. Anemia, blood disorders can distort the diabetes test HbA1c results, says the study. अब ये नई स्टडी आई है, ये आपके लिए मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये GS3 GS2 में आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये डायबिटीज है इससे रिलेटेड जो इंडिया में प्रिवेलेंट कंडीशंस हैं, क्या वो HbA1c जो टेस्ट है वो यहाँ पर जायज है इंडिया की स्टडीज के लिए, इंडिया के टेस्ट के लिए या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, जो ये टेस्ट है ये डायबिटीज को टेस्ट करने के लिए होता है कि कितना ग्लूकोज जो है हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन से चिपका हुआ है, अटैच्ड है। ये इस चीज का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जिसमें हम जो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे ऑर्गन्स तक लेके जाने में, ठीक है, ये प्रोटीन है। देन अब यहाँ पर जो ग्लूकोज होती है उस वो क्या करती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करी जाती है, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ग्लूकोज अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन से। तो वो अटैच्ड जब हीमोग्लोबिन के साथ होती है, आरबीसीज के साथ जो होती है, अटैच होती है शुगर या ग्लूकोज, उसी को टेस्ट किया जाता है वाया दिस टेस्ट। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है वो फॉल्सिफाई हो सकते हैं। हाउ इज दैट सो? बिकॉज कोई कंडीशन जैसे एनीमिक कंडीशन है, राइट, और कोई ऐसे ब्लड रिलेटेड कंडीशन है, उसमें जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन है वो 3 महीने का है ही नहीं, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जो डिटेक्शन है उस टेस्ट के थ्रू वो डिले हो जाता है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। एनीमिया क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन की कंडीशन होती है। द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट इज हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। ये जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता क्या है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एक एंजाइम है, क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। अगर एनीमिया है तो इसमें क्या है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहेगा एंड उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है टिश्यू से वो कम होती है। ये वाइड स्प्रेड है, सीवियर पब्लिक हेल्थ इश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं। NFHS दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शो करता है कि जो इंडिया में प्रेवलेंस है एनीमिया का वो बहुत ज्यादा है। एंड ऐसा नहीं सोचना है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में भी इंडिया में बहुत हाई है, ठीक है। प्राइमरीली आयरन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से ये होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें मतलब ये, इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, सेंट्रल जो मेटल होता है वो आयरन होता है। दैट इज वाई दे से कि आयरन की टेबलेट्स खाते हैं तो एनीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज इन द ब्लड स्टिक्स टू द हीमोग्लोबिन। जो ग्लूकोज, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है एंड दिस फॉर्म ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना देता है, दैट इज HbA1c, ये बना लेता है, ठीक है। जो हमने खाया, खाना खाया उसके साथ चिपक गया। वंस ग्लूकोज स्टिक्स इट स्टेज देयर फॉर द लाइफ ऑफ द आरबीसी। एक बार वो से चिपक गया तो चिपक गया, जब तक आरबीसी रहेगी तब तक वो ग्लूकोज उसके साथ रहेगा। लाइफ ऑफ एन आरबीसी लगभग 3 मंथ्स की होती है, फिर उसके बाद वो नई आरबीसीज अपने आप हमारी बॉडी डेवलप करती है, डिपेंडिंग ऑन द डाइट वी आर टेकिंग, ठीक है। अगर हमारा जो आयरन डिफिशिएंट अगर हमारा डाइट है, हमारे न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं है, हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो रिप्लेनिशमेंट है आरबीसीज की वो कम होगी एंड एनीमिक कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। सो HbA1c shows how much sugar was attached to the hemoglobin during the last 2 to 3 months, नॉट जस्ट टुडे। तो ये जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं ये दिखाता है कि पिछले 3 महीने में कितना यहाँ पर शुगर इससे अटैच हुआ है, क्या डायबिटिक कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये पिछले 2-3 महीने का जो आपका लाइफस्टाइल रहा है उसको टेस्ट करने के लिए होता है, ये आज के दिन की शुगर को टेस्ट नहीं करता है, ठीक है। आइए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। HbA1c जो टेस्ट है, रिजल्ट अफेक्टेड बाय एनीमिया, कैसे, ये क्या मेजर करेगा, ग्लूकोज ओवर 3 मंथ्स कितना अटैच हुआ है। मैकेनिज्म जो है, शुगर स्टिक्स टू द रेड सेल्स, ग्लाइकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो एडवांटेज इसमें कोई जो ये जो हम टेस्ट करने वाले हैं इसमें कोई फास्टिंग की जरूरत है, आप रेगुलर मील खा के भी आप जा सकते हो अपना टेस्ट कराने, बिकॉज उसमें फिर आपको पूरे 2-3 महीने का बैकग्राउंड देता है, इसमें ये डे वाइज टेस्ट नहीं देता है। लेकिन इनएक्यूरेट रहेगा अगर पेशेंट एनीमिक है, क्योंकि अगर जो आरबीसीज हमें टेस्ट करनी है, बिकॉज एनीमिक हो या कोई दूसरी कंडीशन है अगर पेशेंट के लाइफस्टाइल में, ठीक है, तो उसकी वजह से हीमो जो ग्लोबिन से रिलेटेड दूसरी जैसे सिकल सेल अनेमिया है, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, जो आरबीसीज हैं वो टाइम से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो नई बन रही है या जो बहुत कम है उनमें अभी ग्लूकोज स्टिक नहीं हुआ है, लेकिन इन जनरल आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टिक होता ही है, बिकॉज आप डायबिटिक पेशेंट हैं। तो दैट इज हाउ ये जो टेस्ट है HbA1c जो टेस्ट है आपका, ये उस ग्लूकोज को, उस शुगर को टेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन why HbA1c may be
अनरिलायबल इन इंडिया बिकॉज डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, नॉर्मल आरबीसीज पे डिपेंड करता है। इंडिया में बहुत सारी कंडीशंस हैं जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले तो अनीमिया है जिसमें आयरन डिफिशियंसी होती है, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन इस पे डिफर कर जाता है। दैट इज वाई फॉल्स HbA1c वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लगेगा कि शुगर अटैच नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसी आरबीसीज अभी बनी नहीं है जिनके साथ शुगर अटैच था, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो लगेगा कि बहुत कम शुगर है एंड इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है, जो डायग्नोसिस है, वो डिले हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये क्या होती है? ये जेनेटिक जो भी आपके डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। जो जेनेटिकली आपके पास जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड या जेनेटिकली जो डिस्टर्बिंग जो आरबीसीज है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं। सिकल सेल हो गया, थैलेसीमिया हो गया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो इस टेस्ट के थ्रू वैल्यूज हैं वो डिस्टोर्ट हो सकती हैं। देन एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड होता है। G6PD डेफिशिएंसी यहाँ पर है। ये क्या होता है? दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जहां पर भी आपको एज लगा हुआ दिख जाएगा, इट मीन्स दैट इज दी यू कैन से एंजाइम। ठीक है, इसको एंजाइम बोलते हैं। कि अगर बॉडी में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब फिर से जो रिजल्ट्स हैं वो ऑल्टर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एंजाइम का क्या काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज को फ्रॉम डैमेज लीडिंग टू दी प्रीमेच्योर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। ये एंजाइम एक तरीके से आप ये कह सकते हो प्रोटेक्टिव कवर है आरबीसीज के लिए। अगर ये एंजाइम है तो आपकी आरबीसीज बची रहेंगी। अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई तो आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। डिस्ट्रक्ट हो गई तो जो रियल रिजल्ट है उस टेस्ट के थ्रू वो नहीं आ पाएगा। ठीक है। देन पुअर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HbA1c एसेज, क्योंकि हर लैब में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, तो कंपैरेबिलिटी एंड एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। ओवर 101 मिलियन केसेस हैं इंडिया के पास एंड ये की डायग्नोस्टिक टूल है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दी एनसीडीज। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि दिस टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इंडिया बिकॉज यहाँ पर जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अनलाइक अ स्टैंडर्ड ग्लूकोमीटर टेस्ट विच शोज शुगर एट दैट मोमेंट, जो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे कि हर घर मतलब कई सारे घरों में जहाँ पर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो एक्यू चेक करके एक मशीन होती है। ठीक है, उसको आप यहाँ पर पिन कर सकते हैं, फिर वहां से आपको उसी टाइम का जो शुगर है, डेली शुगर है, आप उस चेक कर सकते हो। लेकिन ये जो टेस्ट है वो आपको 2-3 महीने का देता है। ठीक है। देन थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कई बार न्यूज में आता है टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज में क्या फर्क होता है। सिंपल अगर हम समझना चाहें तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन कहाँ बनेगा? इंसुलिन विल बी फॉर्म्ड इन दी पेंक्रियाज। तो ये इंसुलिन किस लिए जरूरी होता है? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज में ग्लूकोज सॉरी जो इंसुलिन है वो बनेगा ही नहीं। एंड यहाँ पर बन तो रहा है लेकिन वो रेजिस्टेंट हो गया है, वहां पर वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ओबिसिटी एंड पुअर डाइट, लो एक्टिविटी की वजह से होता है। बॉडी मेक्स इंसुलिन बट इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, कैन ऑफन बी मैनेज फर्स्ट विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस मेजरली। इंसुलिन इज देयर बट नॉट इफेक्टिव। इसमें क्या है? इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट हियर। ठीक है, ये जनरली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है या यंग पीपल में देखने को मिलता है। आजकल तो ये भी, पहले ये सिर्फ अडल्ट्स के साथ एसोसिएटेड था, अब ये यंग पीपल में भी देखने को मिलता है। राइट। पेशेंट मस्ट टेक इंसुलिन इंजेक्शन, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अल्टीमेटली इसमें भी लेना पड़ सकता है जस्ट इन केस जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पर आ गया है, तो अदरवाइज लाइफस्टाइल चेंजेस कैन लोअर डाउन दी टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू दी पीएम केयर्स। इससे रिलेटेड हम लास्ट में एक पीवाईक्यू सॉरी नॉट पीवाईक्यू, एक एमसीक्यू भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। राइट। सबसे पहले देख लेते हैं पीएमओ डायरेक्टिव ऑन पीएम केयर्स। जो पीएम केयर फंड है, सबसे पहले यहाँ देखिए पीएम केयर फंड, ये 2020 में बनाया गया था जब कोविड आया था इंडिया में। तो इसका नाम क्या है? द प्राइम मिनिस्टर, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ओके, हाँ जी। तो पीएम केयर फंड क्या है? पीएम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड की कोई भी अनड्यू सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन, ऑल्दो वी हैव द प्रोविजन ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बट यस ये एक अलग से पीएम के थ्रू ये फंड बनाया गया था।
ठीक है। तो पीएमओ, ये यहाँ पर अभी क्या इशू क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज का, यहाँ पर पीएमओ के थ्रू ये नोटिस जारी किया गया है, ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसमें इन्फॉर्म किया गया है कि जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हैं या 0 आवर नोटिसेस हैं या फिर स्पेशल मेंशंस हैं रिलेटेड टू पीएम केयर्स फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड एंड नेशनल डिफेंस फंड, ये यहाँ पर एडमिसिबल नहीं रहेंगे अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा। सिंपल मतलब यहाँ पर क्या है कि आप पार्लियामेंट में या लोकसभा में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। व्हाई इज दैट सो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। समझ में आया कॉन्टेक्स्ट हमें कि इसके ऊपर आप ये नहीं पूछ सकते इसका पैसा कहाँ गया, कहाँ लगाया है, इन प्रोसेसेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये प्रोसेस, रूल्स इन्वॉल्व। तो यहाँ से पीएमओ के थ्रू बोला गया है कि जो ये आपको ये सेक्शंस याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए कई बार जैसे न्यूज में है तो पूछ लिया जाएगा कि रूल 41 किससे रिलेटेड होता है, तो रूल्स ऑफ लोकसभा, यो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड है। तो रूल 41(2) ऑफ लोकसभा क्या कहता है कि एक क्वेश्चन, A question shall not relate to a matter not primarily the concern of the government of India, कहते ऐसा क्वेश्चन एडमिसिबल होगा ही नहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न का नहीं है, ठीक है। देन एक और यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन शेल नॉट रेज मैटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बॉडीज और पर्सन नॉट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ऐसी बॉडीज पर, ऐसी अथॉरिटीज पे आप क्वेश्चन नहीं उठाओगे जो प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एड्रेस नहीं करी जा सकती या रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। मतलब सिर्फ उन्हीं चीजों पे आप सवाल उठा सकते हो जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगी, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, बॉडी इज नॉट फंडेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। ये हमें आर्टिकल 266 से रिलेटेड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी पैसा है सरकार का सारा उसमें ही जाता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि पब्लिक फंड और वो कंटिजेंसी, उसकी बात नहीं कर रहे। अभी जो पेमेंट्स है, रिसीट्स है, रेवेन्यू है, जो भी इनटेक एंड आउटेक, क्रेडिट एंड डेबिट जो भी होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, ठीक है। उसके दो टाइप्स होते हैं, चार्ज ऑन एंड फिर दूसरा जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो आप पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, वो एक अलग से टॉपिक बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको एक भी पैसा निकालना है तो बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल आप वहां पर इसको नहीं निकाल सकते। इट हैज टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम दी पार्लियामेंट, ठीक है। वो बजट सेशन, जो भी आपका बजट पास होता है, बिल पास होता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट जब तक पास नहीं होती तब तक आप वहां से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको एडमिसिबल कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको एडमिसिबल यहाँ पर नहीं कर सकते हो। बेशक इस पे पीएम का नाम लगा हुआ है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। देन गवर्नमेंट का रीजनिंग यही है जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। द PMO's reasoning rests on the three key pillars। हाँ जी, सोर्स ऑफ फंड क्या होंगे, तो ऑल थ्री फंड्स जो भी हमने बात करी है, दे आर क्रिएटेड एंटायरली थ्रू वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशन। इसमें जो भी पैसा है वो जनता से मांगा गया था कि आपकी मर्जी है, आपको 5 रुपए देने हैं, आपको 50,000 देने हैं, आपको 50 लाख देने हैं, 5 करोड़ देने हैं। दिस इज कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिक, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। नो मनी इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 जो आर्टिकल है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से कोई भी मनी यहाँ से विड्रॉ नहीं किया गया था इस फंड में डालने के लिए। हेंस पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल ओवरसाइट डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई हियर, दिस इज द मेजर थिंग हियर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये फंड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएम केयर किस में आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट में आता है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर। पीएम एनआरएफ दैट इज नेशनल रिलीफ फंड, ये भी फंड बेस्ड ऑन पब्लिक कंट्रीब्यूशन है। एनडीएफ की बात करें तो ये डिफेंस फंड है, फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी, नॉट क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये यहाँ पर तीनों फंड्स की बात कर रहे हैं। सिंपली दोबारा से रिटरेट कर रहे हैं, नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट और द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो पीएम केयर्स इज नॉट अ स्टेट, और ये स्टेट भी नहीं है अंडर आर्टिकल 12, ये कोई पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं है अंडर आरटीआई एक्ट। तो गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड इट इज नाइदर ओन्ड नॉर कंट्रोल बाय द स्टेट, यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर ना ही ये कंट्रोल में है ना ही ये ओन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में बोला था, इन्होंने ये जो पीएम केयर का फंड है इसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के लिए जो मैंडेट यहाँ पर दिया गया था उसको इन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं होगा ये पीएम केयर का, क्योंकि ये फंड अलग है, ये फंड अलग है। यहाँ पर कैग ऑडिट भी मैंडेटरी नहीं है, कैग कर सकता है ऑडिट, लेकिन जब प्रेसिडेंट बोलेगा सिर्फ तब कर सकता है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली
कैग के अंडर में नहीं आता है, ये ऑडिट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी स्टैट्यूट के थ्रू बनाया ही नहीं गया है, सिंपली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था कि पीएम केयर जो है स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और आरटीआई के अंडर भी नहीं आता है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। आपको अगर याद करना है तो सिर्फ यही चीजें करनी है। इसमें नाम इसका देख लिया है, पर्पज ये कोविड 19 के समय पर आया था, स्टेटस इसका क्या है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, चेयरपर्सन कौन रहेंगे, एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर खुद रहेंगे, डोनेशन टैक्स एग्जेम्पशंस है, यहाँ पर जो आप डोनेशन दोगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन इश्यूज नॉट ऑडिटेड बाय कैग करंटली, यहाँ पर ये ऑडिटिंग नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये आरटीआई के बाहर है, इसमें हम ट्रांसपेरेंसी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा जो क्वेश्चन मैं बात कर रही थी आपसे। सबसे पहले देख लेते हैं what this question is asking here. Consider the following statement with reference to PM cares fund. It has been registered as public charitable trust. क्या ये ऐसे रजिस्टर हुआ है? यस, हमने अभी देखा, इट इज अंडर दी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके तहत ये रजिस्टर्ड है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन इट रिसीव्स बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जस्ट बिकॉज इसमें पीएम लग गया है डज नॉट मीन कि ये सपोर्ट लेता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यही हमने सारी बात करी थी, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये लेता कोई भी फंड तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा सकते थे, इसके जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी इसके तहत जो भी काम करे गए हैं, इसमें फंड कितना आया, कहाँ से आया, सोर्स क्या है, ऑडिटिंग कैग करता। लेकिन अगर ये नहीं है तो यहाँ पर इसीलिए ये आउटसाइड द क्वेश्चन फॉल करता है। देन डोनेशन टू द फंड क्वालिफाई एज सीएसआर, कॉर्पोरेट्स जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका एक्सपेंडिचर इसमें माना जा सकता है कि अगर आप इसमें डोनेशन कर दोगे तो सीएसआर को क्वालिफाई करता है ये? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट कौन सी है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सीएसआर भी क्वालिफाई करता है, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन। अगर आपको यहाँ पर ये पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।